फर्स्ट इंडिया के विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, शिक्षा मंत्री भी और राजस्थान सरकार में रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, और साथ ही इस वक्त ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के कांग्रेस संगठन के अंदर एक नए विज़न का सूत्रपात करने के लिए भी उन्हें जाना जा रहा है। वो विज़न है तकरीबन 10 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पद देने का काम। ये गोविंद डोटासरा के कार्यकाल में होगा। ये बड़ी उपलब्धि रहेगी। अब तक के जितने भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं उनमें एक सबसे बड़ा नवाचार का जो काम गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल में हो रहा है वो वाकई में काबिल गौर है। डोटासरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली शुरुआत तो इसी बात से करते हैं कि पूरे राजस्थान में महंगाई राहत कैंप लग रहा है। कांग्रेस सत्ता और संगठन एक साथ इस राहत कैंप में नजर आ रहा है। अशोक गहलोत के सारथी के तौर पर आप इस राहत कैंप में दिख रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पूरे कांग्रेस संगठन को आपने हर कार्यकर्ता को निर्देश दिए हैं कि सब राहत कैंप में जाएं, आम जन की मदद करें, वहाँ पर स्टूल्स लगाएं, वहाँ पर आप कांग्रेस पार्टी के वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी जनसेवा का भाव दिखाएं। तो इसका क्या अर्थ माना जाए कि चुनावी तैयारी का आगाज़ महंगाई राहत कैंप से हो चुका है? देखिए, किसी भी पार्टी का संगठन और उसका कार्यकर्ता उसकी ताकत से, उसके आशीर्वाद से, उसके कड़ी मेहनत के कारण से सरकार बनती है। और जब सरकार बनती है तो जनता के लिए वो लोक कल्याणकारी सरकार फ्लैगशिप योजनाएं लेकर के आती है, बजट लेकर के आती है, जिससे जनता को कैसे राहत मिले, जनता को कैसे उन सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिले। तो निश्चित रूप से जो महंगाई देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो गरीब व्यक्ति है उसको कोरोना ने भी बहुत मार पहुंचाई है, नोटबंदी ने भी बहुत मार पहुंचाई है। तो ऐसे में जो परिस्थितियां देश में केंद्र की सरकार की वजह से बन रही थी, केंद्र की सरकार किसी तरीके से किसी वर्ग को कोई हेल्प नहीं कर पा रही है या नहीं कर रही है, तो ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 19,000 करोड़ का पैकेज महंगाई राहत का अब की बार बजट में दिया। आखिरी बजट था, तो इसमें जो 10 गारंटियां देने का काम किया है, तो हम सब ने मिलकर के उन सरकारी कैंपों में हमारा कार्यकर्ता जाए, जनता को वहाँ तक लेकर के आए, फ्री में रजिस्ट्रेशन कराए और 10 गारंटी कार्ड लेकर के जो जिस में पात्र है वो लेकर के जाए, तो जनता को एक राहत मिलेगी। ये हमारा दायित्व भी है। इसी से जुड़ी बात यह है कि संगठन के मुखिया का चेहरा हर जगह होर्डिंग्स, पोस्टर्स में दिख रहा है। ये पहली बार है राजस्थान में, और भी पहले भी गहलोत सरकार 2 बार रही और गहलोत सरकार ने कई क्रांतिकारी योजनाएं वो लेकर आए और इस तरह से प्रचार प्रसार भी हुआ। लेकिन ये पहला मौका है जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का चित्र सरकार के कार्यक्रमों के और महंगाई राहत कैंप के अभियानों का हिस्सा बन चुका है। देखिए, कोई भी परिवार हो, उस परिवार में मिलकर के अगर सब लोग एकजुटता के साथ में एक मन से, सच्चे मन से अगर काम करते हैं, तो उसका जो फ़ायदा जनता को मिलने वाला होता है वो ज़्यादा मिलता है और उस परिवार में भी सब खुशहाल रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि संगठन के कारण से सत्ता बनती है, और जब सत्ता सरकार योजनाएं लेकर के आती है तो संगठन का भी दायित्व बनता है कि उनका लाभ अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक मिले। और दोनों जब सहभागिता के साथ में मिलकर के एक मन से अगर काम करते हैं तो सही मायने में जनता को वो सुविधाएं मिलती हैं, जनता को योजनाओं का लाभ मिलता है जिसकी वो हकदार है, क्योंकि उस जनता ने ही हमको यहाँ पर बैठाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से सत्ता और संगठन राजस्थान में समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और सब लोग भी खुश हैं, कार्यकर्ता भी खुश हैं, क्योंकि पहली बार आपने देखा होगा, पिछली बार भी और अब की बार भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, जो हमारे पीसीसी मेंबर्स हैं, उन्होंने सबने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने सबने वर्कशॉप करके एक अधिवेशन बुलाया और उस अधिवेशन के माध्यम से हमने सरकार से कहा कि जनता ये चाहती है, हमारे कार्यकर्ताओं की ये फीलिंग है, इस प्रकार का बजट होना चाहिए। और उसी का परिणाम है कि पिछला बजट हो चाहे अब की बार वाला बजट हो, जो भी योजनाएं, अच्छी योजनाएं आई हैं, वो सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्फत जो हमने प्रस्ताव पारित किए उसमें से निकल करके आई हैं। तो इसलिए सीधे तरीके से सत्ता और संगठन जो
का जो समन्वय है उसका लाभ अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को मिल रहा है। मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों की टीम, बूथ अध्यक्षों की टीम, ये लंबा प्रोसेस संगठन का जब उदयपुर डिक्लेरेशन के बाद हम देखने जा रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है 9 से 10 लाख के बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पद देने का काम कांग्रेस संगठन कर रहा है। किस तरह से होगा ये? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जब अध्यक्ष बना उसके बाद में जो चिंतन शिविर हुआ उसने बहुत बड़े अहम फैसले लिए। फिर अधिवेशन हुआ हमारे एआईसीसी का, तो उस अधिवेशन में और चिंतन शिविर में जो फैसले लिए गए कि हम मंडल कांग्रेस कमेटी भी बनाएंगे और हम ग्राम पंचायत कमेटी भी बनाएं और बूथ इकाई भी हम का गठन करें, तो निश्चित रूप से हम पहले 13 जिला अध्यक्ष बना पाए थे। उसके बाद में संगठन के चुनाव आ गए, इसलिए हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। उन सभी जिलों की हमने कार्यकारिणी भी घोषित कर दी। उन 13 जिलों में हमने जो आवासीय कैंप भी लगा करके जो शिविर लगाए थे उसमें भी मैं खुद गया था 13 जिलों के अंदर, तो वो काम हमने किया। और अभी जो मंडल अध्यक्ष हैं वो लगभग 2200 बनने, 2000 के लगभग बन गए। उनकी कार्यकारिणी 31 के हिसाब से हमने कार्यकारिणी बना ली है। ग्राम पंचायत इकाइयों का गठन हो रहा है, मैक्सिमम 15 दिन में 21 लोगों का एक ग्राम पंचायत अध्यक्ष और 20 हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारी होंगे। जो बूथ इकाइयाँ हैं उसमें 1 अध्यक्ष प्लस 10 जो हमारे मेंबर होंगे, तो वो हमने जो डिजिटल मेंबरशिप किया है उस वक्त हमने जो चीफ इनरोलर और जो बूथ अध्यक्ष और संगठन के चुनाव में बनाए वो हमने गठन कर लिया है। तो जो ही ये हमारे जिला अध्यक्ष और पीसीसी की वर्किंग कमेटी जो एक्सटेंशन करना है वो 2, 5, 10 दिन में कभी भी आला कमान कर सकता है, तो जिस दिन कर देगा उस दिन तकरीबन हम 15 दिन बाद में 10 लाख लोगों को जो है वो हम पदाधिकारी बना देंगे। और जिम्मेदारी इनमें से अधिकतर को 80% को तो दी जा चुकी है जिम्मेदारी, और लोग काम भी कर रहे हैं। तो लेकिन अभी तक जिला अध्यक्षों का फैसला होना बाकी है। जिला अध्यक्षों का देखिए, पहले संगठन आ गया था, फिर बीच में आपको पता ही है कि भाई प्रभारी भी हमारे दूसरे आ गए थे, और फिर जो जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के साथ में उन्होंने सदस्यता ख़त्म करने का षड्यंत्र किया गया। पहले ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ने, ईडी ने राहुल गांधी जी को परेशान करने का, सोनिया जी को परेशान करने का काम किया, तो कुछ ऐसे कारण रहे। फिर विधानसभा का सत्र बीच में आ गया जिससे हम नहीं कर पाए। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि आला कमान जिला अध्यक्षों और पीसीसी की जो वर्किंग कमेटी का एक्सटेंशन है उस पर जल्दी निर्णय लेगा, और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में हमारा पूरा का पूरा 10 लाख का कैडर बन जाएगा जो फील्ड में काम करेगा। फिर भी आप पीछे हो। भारतीय जनता पार्टी का 10 लाख से ज़्यादा का दावा है। वो कह रहे हैं कि हज़ारों की संख्या तो हमारे पन्ना प्रमुखों की है, हज़ारों की संख्या बूथ की कार्यकारिणी की है, हज़ारों की संख्या में मंडल की कार्यकारिणी है। तो ऐसे में बीजेपी को अभी भी आप क्रॉस नहीं कर पाए। उनमें और हम में फ़र्क है। वो झूठ बोलते हैं, हम सच्ची बात करते हैं। हम आप कहोगे तो लिस्ट दिखा देंगे, वो लिस्ट नहीं दिखा पाएंगे। कल परसों आपने देखा होगा कि बैज बांटा था सतीश पूनिया जी ने, और वो कांग्रेस का मंडल अध्यक्ष बन रहा है। मतलब तो वो फर्जी आंकड़े देते हैं। पन्ना प्रमुख कुछ नहीं होता है, ये एक हवा बनाने का काम होता है। ये आरएसएस हवा बनाने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है, भाई को भाई से धर्म के आधार पर लड़ाने में माहिर है, और इसीलिए हमारा इनसे विरोध है। ये झूठी बातें करते हैं। आप बताइए कहाँ हैं इनके? आज जो जनाक्रोश घेराव यात्रा ये निकाल रहे हैं राजेंद्र जी राठौड़ और इनके जो सीपी जोशी जी, उसमें कहीं 200 आदमी, कहीं 250 आदमी, कहीं 500 आदमी मेरे सीकर में ये गए थे। आप कहते हो उसमें जनता नहीं जुड़ रही। हाँ, नहीं जुड़ लेकिन ये दावा बार बार हो रहा है कि जनता का साथ हमें मिल रहा है, और पूरे राजस्थान भर में। आप बताओ, जनता का साथ मिलता तो 500-700 की भीड़, ये दोनों नेता, बड़े नेता जाएं और 500-700 की भीड़ हो, ये संभव है क्या? आप देखिए कि पुलिस वालों से आग्रह करते हैं कि थोड़े पानी के फुहारे चला दो थोड़ा सा, जिससे हमारी इज्जत बच जाए। तो आपने कहीं इनकी कवर की हो तो आप फर्स्ट इंडिया बता दे कि भाई कहीं ये 10,000, 15,000, 20,000 जो एक कोई ज़माने में जब हमारी 8 से 13 में सरकार थी और ये निकलते थे तो कितनी भीड़ होती थी, आप बताइए। आज तो इनका कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, इनको जनता से लेना देना नहीं है। डोटासरा जी से बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद बातचीत का जो अनवरत सिलसिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ चल रहा था, उसी में अगला सवाल डोटासरा जी आपसे ये है कि राजनीतिक नियुक्तियां और इस राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर, जैसे आपने भी कहा ना मंडल अध्यक्ष की बात की, ऐसे ही सवाल खड़े हुए हैं कि कुछ बीजेपी के विचारधारा के लोगों को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो गए और अभी भी कई अपॉइंटमेंट्स बाकी हैं, समय बहुत कम बचा है, फिर आचार संहिता लग जाएगी। आखिर कब वो आप राजनीतिक नियुक्ति की सौगात देंगे? यूआईटीज खाली पड़ी हैं। राजनीतिक नियुक्तियों में जो देरी हुई वो तो निश्चित रूप से सबको ही तकलीफ है कि किन कारणों से रही, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुख्यमंत्री जी और आलाकमान के बीच में ये सब चीज़ें होती हैं और हमारा सुझाव होता है। तो पहले मैं अध्यक्ष नहीं था, तब तक जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता। मेरे होने के बाद में हमने तो हमेशा एक ही बात कही है कि मुख्यमंत्री जी जो भी कार्यकर्ताओं की जो आ रही है, नाम आ रहे हैं, लिस्ट आ रही है, जो लोग काम करने वाले हैं उनको नियुक्तियां मिले हैं, इसमें किसी को कोई परहेज नहीं है। लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है कि आलाकमान के मुख्यमंत्री नाम भेजते हैं और फिर आता है, तो उसमें कहाँ क्या देरी हो रही है मैं इस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी है वो हो जाना चाहिए, शुरू के 4-6 महीने में ही हो जाना चाहिए। और भविष्य में हम लोग ये ज़रूर आग्रह करेंगे, जो भी मुख्यमंत्री बने या आलाकमान से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये नियुक्तियां हों, जिससे कार्यकर्ताओं को वो काम करने का मौका मिले और उनको सम्मान मिले। आप संकट काल में अध्यक्ष बने थे, उस दौर में जब बाड़ेबंदी थी, एक ग्रुप मानेसर जाके बैठ गया था पायलट साहब के नेतृत्व में, तब आपको पीसीसी का चीफ बनाया। एक लंबा समय बीत चुका है और कहा जा सकता है कि अब एकता के प्रयास भारत जोड़ो यात्रा के वक्त नज़र आए थे, लेकिन फिर जो गैप हुआ, फिर बयानों का दौर चला, दोनों तरफ से तीखे बयान सामने आए, तो क्या लगता है संकट टला है, पार्टी एक दिख रही है? देखिए, इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं है कि पार्टी एकजुट है और हम साथ मिलकर के चुनाव जीता था और साथ मिलकर के दोबारा चुनाव लड़ेंगे और साथ मिलकर के चुनाव जीतेंगे। रहा सवाल मुझे कब मौका मिला, वो सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी आलाकमान ने, पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने 15 साल की राजनीति में, एक तरीके से कहूँ 8 से लेकर के मेरी शुरुआत है, बाकी संगठन में मैं काम करता था, मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला, तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई गौरव का विषय नहीं हो सकता है। लेकिन अभी भी सवाल खड़े होते हैं सचिन पायलट की भूमिका को लेकर। सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी? आपको भी अंदाज़ा था कि मैं आपसे ज़रूर करूँगा सवाल, ये सभी तरफ से सवाल आते हैं, क्योंकि पायलट अगर आपके साथ नहीं है तो एकता की बात को लेकर सवाल खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत से मुझे लगता नहीं पिछले कई महीनों से वो मिले होंगे, कई महीनों से कोई बात हुई होगी, आपसे भी नहीं होती, तो फिर किस तरह से पार्टी में सबको साथ लेके चल पाएंगे? देखो, पार्टी का जब संगठन का कोई कार्यक्रम होता है तो हम सब लोग आपस में बात भी करते हैं, आते भी हैं, स्पीच भी देते हैं, चर्चा भी करते हैं। जब विधानसभा भी होती है तो भी आते हैं, करते हैं। लेकिन किसकी क्या भूमिका और क्या काम कौन कर रहा है, इसके बारे में जो मेरे लेवल के कोई बात है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि सब लोग साथ आकर के, आपने देखा होगा 1-to-1 कार्यक्रम में 99.99% MLA सारे आए, चाहे वो किसी को कोई ग्रुप का मानता है नहीं मानता है, सब कांग्रेस के झंडे के नीचे हम लोग एक हैं। आपकी भूमिका बहुत ही अहम है, क्योंकि प्रभारी जब आपसे भी पूछता है, सुखजिंदर रंधावा आपसे भी राय लेते होंगे, तो आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दिल्ली वाले भी जब आपसे राय लेते होंगे राजस्थान के फीडबैक को लेकर, सचिन पायलट या उनकी टीम को लेकर, उनकी टीम के लोग भी आपसे मिलते हैं, तो क्योंकि आपकी जिम्मेदारी तो है सबको एक रखना। लेकिन क्या है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आपको अशोक गहलोत सरकार का सपोर्ट करना, मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना। तो दूसरे कैंप को ऐसा लगता है कि आपका झुकाव अशोक गहलोत के प्रति ज़्यादा है। नहीं, मेरे पास तो ऐसा कोई अभी तक कोई शिकायत आई नहीं। न पार्टी आलाकमान ने मुझे कभी कहा कि आपका झुकाव किसकी ओर है। मेरा झुकाव कांग्रेस की ओर है। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दे रखी है वो मैं ईमानदारी से निभाने की पूरी चेष्टा कर रहा हूँ। और मुझे जहाँ जिस रूप में जिसको भी जो सही बात करनी होती है, वो चाहे पार्टी आलाकमान के सामने मेरी बात रखनी हो, चाहे रंधावा साहब के सामने हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के हो, चाहे सचिन पायलट जी के हो, वो मैं मेरी स्पष्ट रूप से बात रखता हूँ। वो तो कुछ विधायकों ने कहा
फीडबैक में कि सबसे ज़्यादा सवाल ही पीसीसी चीफ हमसे कर रहे थे। आपने कुछ विधायकों से ये भी पूछ डाला अंदर कि भाई आपके रिपोर्ट कार्ड बताओ, आप की पूरी क्या क्या आप उपलब्धियों का सरकार का प्रचार करते हो वो बताओ। तो कई विधायक अपनी गाड़ी में से लेकर आते हुए नजर आए हमें। तो आप के बारे में सुना कि आपने बहुत सवाल ऐसे किए। तो देखिए, मैं तो पार्टी से पूरी तरीके से बंधा हुआ हूँ। पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है जो मेरी कल्पना नहीं थी, कभी मैंने ज़िंदगी में सपने में भी सोचा नहीं था। और अगर अब भी मैं पार्टी की बात नहीं करूं, पार्टी को आगे ले जाने की बात नहीं करूं, किसी के साथ भेदभाव करूं, तो फिर किसी का कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसलिए मैं तो पार्टी को कैसे जिताया जा सकता है, कैसे हम सरकार में आएँ, कड़वी करनी होगी उससे कड़वी करेंगे, नरम करनी होगी उससे नरम करेंगे, जो बात करनी होगी। और सत्य रिपोर्ट मैं पार्टी आलाकमान को देता हूं। कहीं भी मैं कोई किसी तरीके से बाइस्ड होकर के काम नहीं करता, क्योंकि मेरा काम है कांग्रेस की दोबारा सरकार लाना, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको सबको साथ लेकर के चलना, क्योंकि ये हमारी टीम है और उन्हीं के बलबूते पे हम सरकारों में आते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि डोटासरा जी तो स्पष्टवादी हैं, अब प्रभारी जी, रंधावा जी भी, सरदार जी भी वैसे ही आ गए। तो दोनों मिलकर इस कांग्रेस में जो चिंतन मनन मंथन कर रहे हैं, तो लगता है कि कुछ उसका नतीजे निकलेंगे। देखो, जो आदमी स्पष्ट कहता है वो कभी बेईमानी नहीं कर सकता। तो मैं तो मेरी कह सकता हूँ, प्रभारी जी भी बहुत अच्छे हैं। मैं समझता हूँ कि प्रभारी जी जो मन में होता है, जो सही होता है, उसको वो भी रखते हैं। तो हम एक तरीके से दोनों एक से व्यक्ति हो गए, एक से हो गए। और इन दोनों की स्पष्टवादिता के साथ में जो गहरा अनुभव मुख्यमंत्री जी रखते हैं, तो वो अनुभवी हो गए। किस तरीके से किस मामले को कैसे टैकल करना है, कैसे कार्यकर्ता को राजी करना है, कैसे वो कमज़ोर है तो उसको कैसे इनपुट दे करके उसको संबल बनाना है। तो वो सब चीज़ें एक तरीके से सब मिश्रण है। एक फोटो चर्चा अब में आई थी फीडबैक बैठक में कि आप इशारा कर रहे हो ऐसे अशोक गहलोत की तरफ, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री। तो लोग बाहर सवाल कर रहे थे कि मुख्यमंत्री की तरफ इस तरह से हाथ कर रहे थे प्रदेश कांग्रेस से, उसका क्या अर्थ है? क्या मतलब क्या बात कर रहे थे आप? परिवार में बैठते हैं, कोई बात कहते हैं, फोटो तो ऐसा किस क्लिक हुआ एंगल से क्या बात है मुझे पता नहीं, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि मैं मेरे मुख्यमंत्री को जो सही बात होती है वो कभी भी किसी भी रूप में कह सकता हूँ, और वो उस बात का रिगार्ड भी करते हैं, संगठन का रिगार्ड भी करते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मुझे आज तक कभी ये महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने कभी संगठन को कमज़ोर आंका हो या मेरे लिए व्यक्तिगत किसी तरह की कोई बात की हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो समन्वय है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत है। अब की बार भी गहलोत सरकार का नारा कांग्रेस के कई विधायक लगा रहे हैं, कार्यकर्ता लगा रहे हैं, हमें इस तरह के होर्डिंग भी नजर आ रहे हैं कि चौथी बार गहलोत सरकार। आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्या कहते हैं? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते ये कह सकता हूं कि पार्टी आला कमान मुख्यमंत्री का चेहरा तय करती है, हम लोग नहीं करते। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री वो हैं, प्रदेश अध्यक्ष आज की तारीख में मैं हूं। तो हम सब मिलकर के कांग्रेस की सरकार लाए, और कांग्रेस की सरकार बहुमत आने के बाद में पार्टी आला कमान सब विधायकों की राय से मुख्यमंत्री तय करता है। आप किसान कम्युनिटी से आते हैं, शेखावाटी के उस अंचल से आते हैं जहाँ खांटी राजनीति होती है, आपकी बातों में भी वही खांटीपन आता है। लेकिन बहुत लंबे कम समय के अंदर मुझे ध्यान है कि आप जिला अध्यक्ष से बने थे, और उसके बाद आप उससे पहले आप पंचायती राज में प्रधान बने, और अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। एक जो ये सफ़र है, और लोग कहते हैं कि नारायण सिंह जी से आपने राजनीति का क्या सीखा था उस दौर में, और अगर शिखर की राजनीति जिसने कर ली वो प्रदेश की भी कर सकता है, देश की भी कर सकता है। तो एक सामान्य परिवार से निकला गोविंद सिंह डोटासरा आखिर किस तरह यहाँ तक पहुँचा? देखिए, मेरे पिताजी टीचर थे, उन्होंने हमें पढ़ाया, जो भी शिक्षा दी उन्होंने, उनकी सोच थी, उन्होंने हमको शिक्षा दीक्षा दी। और उसके बाद में मैं वकालत करने लग गया। उससे पहले NSY यूथ कांग्रेस फ्रंटल और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैं जरूर कॉलेज के समय में सक्रिय था। फिर वकालत करने के बाद में मैं मेरे गुरु बागिर जी जाखड़ जो जिलाध्यक्ष भी रहे और कांग्रेस के नेता थे, उनके साथ में अटैच रहा 4 साल तक। तो मैं नारायण सिंह जी के पास भी जाता रहा, और संगठन में ही था, क्योंकि मेरी सीट रिजर्व थी तो मुझे कोई आगे चांस नहीं था। लेकिन 2004 में दिसंबर में जब पंचायत समिति के चुनाव हुए,
तो मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया मेरे मित्रों के कहने से, और मुझे पंचायत समिति की टिकट मिली और मैं पंचायत समिति का प्रधान बना। जब नारायण सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कांग्रेस के प्रधान के रूप में चुनाव लड़ूं। चुनाव लड़ने के बाद में 5 साल पूरे नहीं हुए उससे पहले डिलिमिटेशन हो गया, और डिलिमिटेशन में सीट जनरल हो गई। पार्टी ने मुझे टिकट दी, सब नेताओं ने सहयोग किया, चाहे वो अशोक गहलोत जी हों, चाहे नारायण सिंह जी हों, चाहे सीपी जोशी जी हों, तमाम लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। और उसके बाद में मैं 3 बार लक्ष्मणगढ़ की जनता ने आशीर्वाद देकर के मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इस 14-15 साल के कैरियर में मुझे जो मिला मैं समझता हूँ कोई बहुत कम बिरले लोगों को ही मिलता है। डोटासरा जी, शिक्षा की बात आई, आप शिक्षा के क्षेत्र में मंत्री रहे और उसी वक्त क्योंकि पूरी फैमिली आपकी, मुझे ध्यान है कि सब शिक्षित जी, बच्चे भी आपके पूरी तरह शिक्षित हैं, अनुशासित हैं, बहुएं भी आपको वैसी ही मिली। लेकिन जिस तरह परिवार पर आरोप लगाए गए और गंभीर आरोप लगाए गए, लोग घर के बाहर नाथी का बाड़ा लिखकर चल जाते हैं, विरोधी दल पर इस तरह के बयान लगाता है जैसे कोई व्यक्तिगत रूप से लगाए जा रहे हों। हाल ही में राजेंद्र राठौड़ के जिस तरह के बयान आए, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा हमेशा किसान विरोधी रही है और किसान के बेटे बेटियों पर आरोप लगाना उनकी आदत में शुमार है। तो मैं समझता हूँ कि 2016 में मेरा बेटा आरएस में चयन हुआ, बीजेपी का राज था, वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, वसुंधरा जी। आप बताओ ये संभव है? जो मेरी बहू है वो 2016 में सिलेक्ट हुई है जब बीजेपी का राज था, और तब तो हमारा कोई संबंध ही नहीं था, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। हमने तो शादी 2019 में की है, संबंध किया है। और मेरी जो बहू है उसका परिवार अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ता हो, जो बच्ची दूसरी सिलेक्ट हुई वो पहले से डॉक्टर हो, उसका पति डॉक्टर हो, उसका पिता जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी से भी अपर पोस्ट पे हो, उसकी माँ अगर टीचर हो, तो शिक्षित परिवार अगर आगे बढ़ेगा अपनी मेहनत के बल पे और उसके आधार पे वो मेहनत से आगे बढ़ रहा है, और बाइस्ड होकर के कोई व्यक्तिगत द्वेषता पाले हुए अगर कोई आरोप लगाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी परंपरा भी नहीं है और उनके लिए भी अच्छा नहीं है। किसान कम्युनिटी से आप आते हैं, किसान कौम किधर जाएगी? भारतीय जनता किसान और- पार्टी किसान और कांग्रेस का चोली दामन का साथ, और किसान ये जान चुके हैं कि 14,000 करोड़ का कर्जा माफ कांग्रेस की सरकार और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने दिया है। किसान ये जानते हैं कि मोदी जी ने आमदनी दोगुनी करने का वादा करके 15 महीने तक 3 काले कानून ला करके खून के आंसू रुलाए हैं। तो किसान को सब पता है कि उसकी आमदनी दोगुनी करने का वादा दे करके उनको ठग लिया। इसलिए राजस्थान में नहीं, बल्कि अब मैं कहना चाहता हूँ कि 2024 देखना आप कि हिंदुस्तान का किसान जो है वो कांग्रेस को पसंद करेगा, क्योंकि यूपीए सरकार के समय 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किसान का किया था, तो वो कांग्रेस की सरकार सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने किया था। इन्होंने तो उत्तर प्रदेश में वादा किया और वादा करने के बाद में भी उन्होंने वो वादा नहीं निभाया। तो मैं समझता हूँ किसान 100% कांग्रेस के साथ। एक आखिरी सवाल, इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन को लेकर, कांग्रेस की सीटों को लेकर आप क्या कहेंगे? और ये भी बात की जा रही है कि बड़ी संख्या में टिकट काटे जा सकते हैं, नए चेहरों को चुनावी समर में उतारा जा सकता है, तो उसको लेकर सर्वे भी चल रहे हैं पार्टी की ओर से। तो आपका आंकड़ा क्या कहता है? मुख्यमंत्री ने तो अपना आंकड़ा दे दिया, आपका आंकड़ा क्या कहता है? कांग्रेस यहाँ पर मिथक तोड़ने का काम करेगी राजस्थान में? देखिए, जो जनता से आवाज़ आती है वो जनता की आवाज़ यही है कि 4-4.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया, अच्छी योजनाएं, अच्छा लोगों को लाभ मिला। तो सर्वे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन सब पार्टियां करवाती हैं, जब समय आता है तो अपना अपना सर्वे कराती हैं, अपना अपना देखती हैं। पार्टी में टिकट उसी को मिलना चाहिए जो जनता के बीच में रहे, पार्टी को आइडियोलॉजी को माने, पार्टी में अनुशासन से रहे, पार्टी के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे और जीतने वाली स्थिति में हो। ये सारी चीज़ें जब स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, जब सीईसी बैठेगी, तो ये सब चीज़ें पार्टी आला कमान के संज्ञान में रहती है और उसी को देख करके पार्टी टिकटें तय करती है। आपका संख्या बल क्या है? आप
कौन सा फिगर बता रहे हैं कि जो मैं जो तो अगले चुनाव में कांग्रेस जो का आएगा? कार्यकर्ता जनता जो मैं महसूस करता हूँ वो ये करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई भाव राजस्थान में नहीं है, क्योंकि न तो 25 में से 25 सांसद कुछ कर पाए, न मोदी सरकार ने यहाँ कुछ किया, न ERCP लेकर के आए, न कोई यहाँ के मंत्री के अंदर में बैठे वो कुछ कर पा रहे हैं, और राजस्थान की सरकार अच्छा काम कर रही है। तो जनता ये महसूस कर रही है कि ये बीजेपी वाले तो 8-10 मुख्यमंत्री यूं ही बने बैठे हैं, कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया है, इसलिए हम तो अब की बार रिपीट करेंगे कांग्रेस की सरकार को। तो मैं ये मानता हूं कि जो आवाज़ आ रही है, जो जनता जनार्दन की आवाज़ है, वो यही कह रही है कि अब की बार बहुत अच्छे मार्जिन से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। बहुत बड़ा चैलेंज है गोविंद सिंह डोटासरा के लिए भी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी कि कैसे वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की वापसी करें। और कुछ दिनों बाद तो संगठन ही सर्वोपरि हो जाएगा जब आचार संहिता लग जाएगी। टिकट चाहने वालों का एक लंबी लिस्ट गोविंद सिंह डोटासरा के हाथों में होगी। कौन उपयुक्त होगा उस टिकट के लिए, कौन योग्यता रखेगा, उसी को टिकट मिलेगा। लेकिन तमाम योजनाओं के और गहलोत के मॉडल पर क्या कांग्रेस फिर से सरकार रिपीट कर पाएगी, ये बड़ा सवाल रहेगा अगले चुनाव के परिणामों तक। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कांग्रेस के संगठन की रीति नीति और सरकार के तमाम उपलब्धियों को हमारे सामने रखा। संगठन क्या कर रहा है ये भी बताया और किसी भी विवादित बात को उन्होंने कहने से इनकार कर दिया। जाहिर है अब वो समय आ चुका है जब बीती बातें भूलकर कांग्रेस संगठन चाहता है कि सब एक साथ आगे बढ़े और राजस्थान में इतिहास बनाने का काम करें और फिर से गहलोत सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो वो लाने का काम करें। शख्सियत के इस एपिसोड को हम यहीं पूरा करते हैं। फिर से एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। धन्यवाद।